नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जिसमें एमए द्वितीय सेमेस्टर और प्रश्न पत्र द्वितीय। इसमें हम पढ़ेंगे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। हम अनुकरण सिद्धांत क्या है, इस पर अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अनुकरण के कितने प्रकार होते हैं उनको हम देखेंगे। विरेचन शब्द का अर्थ क्या होता है। अरस्तु के परिवर्तित विद्वानों ने विरेचन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। विरेचन शब्द का धर्मपरक अर्थ, और विरेचन शब्द का नीतिपरक अर्थ, और विरेचन शब्द का कलापरक अर्थ। इन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय। बिल्कुल संक्षिप्त में पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से। आधुनिकता का उदय कब से माना जाता है, कुछ विद्वानों के अनुसार देखेंगे। आधुनिकता की अवधारणा को हम पढ़ेंगे और रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में आधुनिकता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में आधुनिकता क्या है। और उसके बाद हम आधुनिकता के भौतिक आधार कौन कौन से हैं जिसके कारण आधुनिकता का विकास हुआ। आधुनिकता के भौतिक कारण हम देखेंगे तो प्रेस का आगमन, संचार के साधन, शिक्षा का विकास, औद्योगिकरण और शहरीकरण, अन्य भौतिक साधन हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे भौतिक साधन रहे जिसके कारण आधुनिकता में एक विशेष परिवर्तन आया। उसके बाद हम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद हम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे। उसमें काव्य भाषा सिद्धांत क्या है, काव्य भाषा सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, उच्च भाषा और साधारण भाषा। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यताएं क्या रहीं और इसका निष्कर्ष। तो हम इतना आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अरस्तु का अनुकरण और विरेचन सिद्धांत को पढ़ेंगे। अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे। इनका समय 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्या थे अरस्तु? यूनान के महान दार्शनिक थे। उनका समय 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये प्लेटो के शिष्य थे तथा सिकंदर के गुरु थे। ये प्लेटो के क्या थे? शिष्य थे तथा सिकंदर के गुरु थे। पेरिपोई, एथिकेस तथा वसीयतनामा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? पेरिपोई, एथिकेस तथा वसीयतनामा और रिटोरिक और पॉलिटिक्स कौन से हैं? अरस्तु के ग्रंथ कौन कौन से हैं? पेरिपोई, एथिकेस तथा वसीयतनामा और रिटोरिक पॉलिटिक्स, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अनुकरण सिद्धांत क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। अनुकरण को यूनान भाषा में मिमेरिस तथा अंग्रेजी भाषा में इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण को यूनान भाषा में क्या कहते हैं? मिमेरिस कहते हैं तथा अंग्रेजी में इमिटेशन कहते हैं। अनुकरण को यूनान भाषा में क्या कहते हैं? मिमेरिस कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते हैं। सर्वप्रथम प्लेटो ने अनुकरण पर विस्तार से विचार किया। उनके अनुसार कला अनुकरण का अनुकरण है। कला क्या है? कला अनुकरण का अनुकरण है और सत्य से 3 गुना दूर होता है। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने अनुकरण पर विचार किया और अनुकरण के संदर्भ में अरस्तु ने लिखा है। प्लेटो के बाद किसने अनुकरण सिद्धांत पर विवेचन किया, उसका किसने अध्ययन करके उसके संदर्भ में अपना सिद्धांत, अपना मत प्रस्तुत किया, तो वे अरस्तु हैं। प्लेटो के बाद कौन है? अरस्तु हैं। तो हम देख लेते हैं अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में क्या प्रस्तुत किया है। अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में क्या अपने तर्क रखे हैं। अनुकरण पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है। क्या कहते हैं? अनुकरण पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कवि
जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। का क्या है अनुकरण सिद्धांत, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुकरण पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है। अनुकरण क्या है? अनुकरण पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधित घटनाओं का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। ये किसका सिद्धांत है? ये अरस्तु का सिद्धांत है। अरस्तु के अनुसार कवि या कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं का अनुकरण करता है। अरस्तु का कहना है, अरस्तु का मत है कि कोई भी कलाकार हो, साहित्यकार हो, वह 3 प्रकार की वस्तुओं का अनुकरण करता है। अरस्तु का क्या कहना है? अरस्तु का कहना है कि कोई भी कलाकार हो, कोई भी साहित्यकार हो, वह 3 प्रकार की वस्तुओं का अनुकरण करता है। अनुकरण जो होते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। किसने कहा है? ये अरस्तु का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। जैसे प्रथम अनुकरण जैसे वो थी या है। प्रथम अनुकरण में जैसे वो थी या है। द्वितीय अनुकरण जैसे वो कही या समझी जाती है। कोई भी बात है, अनुकरण में जो जैसा है बिल्कुल उसी तरह उसको सेम प्रस्तुत करना, बताना, ये जैसे वो थी या है। और दूसरा द्वितीय अनुकरण में जैसे वो कही या समझी जाती है। प्रथम में जैसे वो थी या है, द्वितीय अनुकरण में जैसे वे कही या समझी जाती है, और तृतीय अनुकरण में जैसी वे होनी चाहिए। तृतीय अनुकरण में जैसी वे होनी चाहिए। तो प्रथम अनुकरण जैसी वे थी या है, द्वितीय अनुकरण जैसे वे कही या समझी जाती है, और तृतीय अनुकरण जैसी वे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अरस्तु ने अनुकरण के 3 प्रकार बताए हैं। प्रथम अनुकरण जैसी वो थी या है, द्वितीय अनुकरण जैसी वे कही या समझी जाती है, और तृतीय अनुकरण जैसे वे होनी चाहिए। अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना है। अरस्तु ने क्या किया है? अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण माना है, पर उनकी दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं होता है। उनकी दृष्टि में जो अरस्तु ने कला को प्रकृति का अनुकरण तो माना है, पर उनकी दृष्टि में जो अनुकरण का अर्थ होना चाहिए वो हूबहू किसी की नकल करना नहीं होना चाहिए। ये किसका मानना है? ये अरस्तु का मानना है। यानी अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना है। मानना है कि कवि या कलाकार अपनी तरफ से अपने अनुभव को, अपनी कल्पना को, अपने ज्ञान को उसमें जोड़ता है। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि कवि, लेखक, कलाकार अपनी तरफ से अपने अनुभव को, अपनी कल्पना को, अपने ज्ञान को उसमें जोड़ता है और नए प्रकार के वस्तु का सृजन करता है। अनुकरण में कवि की भावना व कल्पना का भी योगदान होता है। अनुकरण में क्या होता है? अनुकरण में कवि व उसकी भावना का भी योगदान होता है। ये कौन कहता है? ये अरस्तु कहते हैं। अनुकरण में कवि की भावना या कल्पना का भी योगदान होता है। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रकृति के अनेक दोष, अपूर्णता को पूरा किए जाते हैं। तो क्या है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत? अनुकरण सिद्धांत को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? अनुकरण पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है। अनुकरण क्या है? अनुकरण पूर्णतः सृजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कवि जीवन संबंधित घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम अनुकरण जैसे वो थी, द्वितीय अनुकरण जैसे वो कही या समझी जाए, और तृतीय अनुकरण जैसे वे होनी चाहिए। अरस्तु ने कलाकार को प्रकृति का अनुकरण माना है। अरस्तु ने क्या किया है? अरस्तु ने कलाकार को प्रकृति का अनुकरण माना है, पर उनकी दृष्टि में अनुकरण का हूबहू नकल करना नहीं होता है। उनकी दृष्टि में अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल करना नहीं होता है। यानी अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना है। उनका मानना है कि कोई भी कलाकार या कोई भी लेखक अपनी तरफ से अपनी भावना को
अपनी कल्पना को, अपने ज्ञान को उसमें जोड़ता है और नए प्रकार के वस्तु का सृजन करता है। अनुकरण में कवि उनकी भावनाओं, कल्पनाओं का भी योगदान होता है। अनुकरण में कवि या लेखक की भावनाओं का भी योगदान होता है। यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रकृति की अनेक दोष व अपूर्णता को पूरा किया जाता है। ये हमने पढ़ा अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, इसको हमने देखा। अब हम देखते हैं विरेचन शब्द का। सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। विरेचन शब्द के लिए यूनान में किसका प्रयोग हुआ है? कैथेसिस शब्द का प्रयोग हुआ है। विरेचन शब्द के लिए यूनान में कैथेसिस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ मल शुद्धि निष्कासन, यानी कोई हमारे शरीर में मल है तो उस मल की शुद्धि करना या उसको निष्कासित करना। विरेचन का शब्द क्या है? विरेचन का जो यूनान भाषा में शब्द है उसको क्या कहते हैं? कैथारसिस कहते हैं। का अर्थ होता है मल शुद्धि, जिसका अर्थ विरेचन का शब्द क्या अर्थ क्या होता है? विरेचन का जो अर्थ होता है वो मल शुद्धि या निष्कासन, यानी कि हमारे शरीर में कोई मल है तो उस मल की शुद्धि करना या उसको निष्कासित करना। कैथारसिस मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। कैथारसिस किसका शब्द है? कैथारसिस मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है जो औषधियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कैथारसिस क्या है? कैथारसिस मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है जो रेचक औषधियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कैथारसिस किस औषधि के लिए प्रयुक्त हुआ है? रेचक औषधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। रेचक औषधि का मल निष्कासन या शरीर की शुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है। रेचक शब्द का प्रयोग किसके लिए है? रेचक औषधि मल निष्कासन तथा शरीर की शुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अरस्तू ने कैथारसिस शब्द का प्रयोग जो है चिकित्सा शास्त्र में ना करके, बल्कि शरीर की शुद्धि के लिए ना करके वे विचार की शुद्धि के लिए करते हैं। कैथारसिस शब्द का प्रयोग वो जो अरस्तू हैं वो किसके लिए करते हैं? कैथारसिस शब्द का प्रयोग जो है अरस्तू शरीर की शुद्धि के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनके विचारों की शुद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। कौन? अरस्तू। तो विरेचन शब्द का अर्थ क्या होता है? मल शुद्धि या निष्कासन। विरेचन शब्द को यूनान भाषा में क्या कहते हैं? कैथारसिस कहते हैं। विरेचन शब्द को यूनान भाषा में क्या कहते हैं? कैथारसिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मल शुद्धि या निष्कासन, यानी कि हमारे शरीर में कोई मल है उसकी शुद्धि करना। और इस कैथारसिस शब्द का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में भी किया जाता है। लेकिन अरस्तू ने कैथारसिस शब्द का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र के लिए कैथारसिस शब्द का प्रयोग ना करके, ना कि शरीर की शुद्धि के लिए, बल्कि उन्होंने विचारों की शुद्धि के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। किसका? कैथारसिस शब्द का प्रयोग उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में ना करके और शरीर की शुद्धि करने के अर्थ में नहीं, बल्कि उन्होंने विचारों की शुद्धि के अर्थ में इस कैथारसिस शब्द का प्रयोग किया है। किसने? अरस्तू ने। अरस्तू के परवर्ती विद्वानों ने विरेचन शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। अरस्तू के परवर्ती विद्वानों, अरस्तू के बाद के जो विद्वान रहे, उन्होंने 3 अर्थों में विरेचन शब्द का अर्थ को प्रयोग किया है। इनका धर्मपरक अर्थ हम देख लेते हैं। इसके प्रमुख व्याख्याता या कहें व्याख्याकार गिलबर्ट मरे या लिवी हैं। इसके प्रमुख व्याख्याकार कौन है? विरेचन का धर्मपरक अर्थ का जो प्रमुख व्याख्याकार हैं वे कौन हैं? गिलबर्ट मरे या लिवी। इनके अनुसार यूनान में प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इनके अनुसार क्या किया जाता है? इनके अनुसार यूनान में प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जो शुद्धि का प्रतीक था तथा जिसका उद्देश्य पाप मुक्ति
जीवन व्यतीत करना था, जिसका अर्थ क्या था? शुद्धि का प्रतीक था तथा जिसका उद्देश्य पाप मुक्ति जीवन व्यतीत करना था। तो विरेचन का धर्म परक अर्थ कैसे हुआ? विरेचन की पहली व्याख्या धर्म परक की गई थी। विरेचन का धर्म परक जो अर्थ हुआ, विरेचन की पहली व्याख्या की गई जो कि धर्म परक की गई थी। इसके व्याख्याकार गिलबर्ट मरे तथा लिवी हैं। के अनुसार यूनान में प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव का आयोजन किया जाता था जो शुद्धि का प्रतीक था। ये किसका प्रतीक था? जो शुद्धि का प्रतीक था तथा जिसका उद्देश्य पाप मुक्त जीवन व्यतीत करना था। ये विरेचन का सिद्धांत है। धर्मपरक सिद्धांत। विरेचन का धर्मपरक सिद्धांत क्या है? विरेचन का धर्मपरक सिद्धांत का धर्मपरक अर्थ क्या है? विरेचन के धर्मपरक अर्थ के प्रमुख कवि कौन हैं? गिलबर्ट मरे तथा लिवी हैं। इनके अनुसार यूनान में प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता था जो शुद्धि का प्रतीक है तथा जिसका उद्देश्य था पाप मुक्त जीवन व्यतीत करना। लिवी के अनुसार हम देख लेते हैं, अरस्तु के समय ही यूनान त्रासदी रोम में प्रवेश कर चुकी थी। क्या हुआ था? अरस्तु के समय ही यूनानी त्रासदी रोम में प्रवेश कर चुकी थी। यह धार्मिक अंधविश्वास का परिणाम था। उनका मानना ऐसा उत्सव मनाने से दैवीय आपदा को रोका जा सकता है। ऐसा उत्सव मनाने से किसको रोका जा सकता है? दैवीय आपदा को रोका जा सकता है। अनुसार क्या है? लिवी के अनुसार अरस्तु के समय ही यूनान त्रासदी रोम में प्रवेश कर चुकी थी। कौन? यूनान त्रासदी जो थी रोम में प्रवेश कर चुकी थी। उनका यह मानना था कि धार्मिक अंधविश्वास का परिणाम था। उनका मानना था कि ऐसा उत्सव मनाने से दैवीय आपदा को रोका जा सकता है। विरेचन का हम नीतिपरक अर्थ देख लेते हैं। ये तो हमने धर्मपरक अर्थ देखा। विरेचन का नीतिपरक अर्थ क्या होता है? विरेचन की नीतिपरक व्याख्या जर्मन विद्वान वर्जेन ने किया। उन्होंने विरेचन का संबंध मनोविकार से जोड़ा और करुणा और भय प्रबल और दुखद मनोवेग है। इन मनोवेगों की उत्तेजना द्वारा संपन्न अंतर्वृत्तियों का समंजन अथवा मन की शांति और परिष्कृत ही नैतिक अर्थ में विरेचन है। विरेचन का कला परक अर्थ हम देख लेते हैं। विरेचन का कला परक व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान बूचर हैं। बूचर का मानना है कि त्रासदी का कार्य केवल पुराण या त्रास के लिए व्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं बल्कि उन्हें सुनिश्चित परितोष प्रदान करना है। उन्हें कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत स्पष्ट करना है। इनका कलापरक अर्थ क्या है? त्रासदी का कार्य केवल पुराण या त्रास के लिए अभियुक्त का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है बल्कि उन्हें सुनिश्चित परितोष प्रदान करना है। इन्हें कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है। मानसिक सामंजस्य और संतुलन विरेचन का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक सामंजस्य और संतुलन विरेचन का प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय हम पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का उदय। हिंदी साहित्य में आधुनिकता एक महत्वपूर्ण अवधारणा ही नहीं बल्कि एक निश्चित कालखंड में विकसित साहित्य का एक अनिवार्य आधार भी है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता एक महत्वपूर्ण अवधारणा ही नहीं बल्कि एक निश्चित कालखंड में विकसित साहित्य का एक अनिवार्य आधार भी है। साहित्य में आधुनिकता की अवधारणा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। साहित्य में क्या है? साहित्य में आधुनिकता की अवधारणा को लेकर विद्वानों में मतभेद है। साहित्य की आधुनिक दृष्टि के सैद्धांतिक पक्षों को समझने के लिए साहित्य की आधुनिक दृष्टि के सैद्धांतिक पक्षों को समझने के लिए उन मतभेदों को जानना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि जनता की चित्रवृत्तियाँ वे कौन सी थीं जिन्होंने साहित्य में आधुनिकता को प्रश्रय दिया। साथ ही आलोचना में यह कैसे सहायक है या होगी। साहित्य में यह जानना आवश्यक है कि जनता की चित्रवृत्तियाँ कौन सी थीं जिन्होंने साहित्य में आधुनिकता को प्रश्रय दिया।
ही साहित्य आलोचन में यह कैसे सहायक है। आधुनिकता का समय, आधुनिकता की शुरुआत 14वीं शताब्दी के मध्य यूरोप से होती है। आधुनिकता की शुरुआत कहाँ से होती है? आधुनिकता की शुरुआत 14वीं शताब्दी के मध्य यूरोप से होती है, लेकिन हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत जो होती है वे 19वीं शताब्दी में आकर शुरू हुई है। आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिकता की शुरुआत जो है 14वीं शताब्दी के मध्य यूरोप से होती है, लेकिन हिंदी साहित्य में आधुनिकता की जो शुरुआत है वे 19वीं शताब्दी में आकर हुई। आधुनिकता की अवधारणा क्या है, हम देख लेते हैं। चीज़ आधुनिकता की अवधारणा, आधुनिकता एक सोच है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक सोच है जो व्यक्ति को इस दुनिया के प्रति अधिक जागरूक और मानवीय दृष्टिकोण से जीने का सही मार्ग दिखाती है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक सोच है जो व्यक्ति को दुनिया के प्रति जागरूक और मानवीय दृष्टिकोण जीने का सही मार्ग दिखाती है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक सोच है जो व्यक्ति को दुनिया के प्रति अधिक जागरूक और मानवीय दृष्टिकोण से जीने का सही मार्ग दिखाती है। यही क्या है? आधुनिकता है। आधुनिकता की अवधारणा में अगर क्या देखेंगे, आधुनिकता एक सोच है जो व्यक्ति को दुनिया के प्रति अधिक जागरूक व मानवीय दृष्टिकोण से जीने का सही मार्ग दिखाती है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में आधुनिकता की अवधारणा क्या है, हम देख लेते हैं। किसके? रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में आधुनिकता की अवधारणा क्या है? कहते हैं कि आधुनिकता एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। आधुनिकता एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। आज जीवन का हर क्षेत्र आधुनिकता से जीने की प्रेरणा देता है तथा उसी से परिपूर्ण है। आधुनिकता रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में क्या है? आधुनिकता एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। आज जीवन का हर क्षेत्र आधुनिकता से जीने की प्रेरणा देता है, उसी से परिपूर्ण है। ये कौन कहता है? रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही खड़ा था। पहले हम देख ले, पुनर्जागरण काल भारतेंदु के माध्यम से हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ। पुनर्जागरण काल प्रारंभ किससे हुआ? पुनर्जागरण काल भारतेंदु के माध्यम से हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ। इसलिए आधुनिक काल के प्रवर्तक जो हैं वे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कौन कहते हैं? ये साहित्य में आधुनिकता के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जनक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु के माध्यम से हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ, इसीलिए आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में कहते हैं, आधुनिकता हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही खड़ा था। हिंदी साहित्य क्या था? हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही खड़ा था। भारतेंदु ने उसे साहित्य को दूसरी ओर मोड़ दिया। भारतेंदु ने क्या किया? भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी यह मानते हैं कि पुनर्जागरण काल भारतेंदु के माध्यम से हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ है। इसलिए आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस बात का समर्थन करते हैं कि हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही चल रहा था, पुराने रास्ते पर ही खड़ा था। भारतेंदु ने उसे हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही खड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया था। हमारे साहित्य को नए विषयों की प्रवृत्ति
साहित्य को नए विषयों को प्रवृत्त करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हुए हैं। साहित्य को नए विषयों को प्रवृत्त करने वाले कौन हुए हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हैं। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में फिर से एक बार हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही खड़ा था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ लगा दिया और हमारे साहित्य को नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन हैं? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक, गद्य साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य के प्रवर्तक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का जनक भी माना जाता है। यह युग वास्तव में नवजागृति का युग था। यह युग क्या था? यह युग वास्तव में नवजागृति का युग था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के साथ पश्चिमी संस्कृति के संपर्क के कारण देश के सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होने लगे थे। इस स्थिति में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को नए नए विषयों की ओर उन्मुख किया। आधुनिक काल अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रविधियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ। यह काल औद्योगिकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबंध है, जिससे नवीन शाखाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा। देश, धर्म, राष्ट्र, ईश्वर आदि की नई व्याख्या की जाने लगी। आधुनिकता के भौतिक आधार कौन से हैं? प्रेस का आगमन। आधुनिकता के भौतिक आगमन कौन से हैं? अरे सबसे पहले आधुनिकता के भौतिक आधार जो हैं उसमें प्रेस महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आधुनिकता का वाहक प्रेस होता है। उसके माध्यम से बुकों की छपाई में गति आई और धीरे धीरे हर व्यक्ति के पास किताबें पहुंचने लगीं। धीरे धीरे क्या हुआ? जब हर व्यक्तियों के पास बुकें पहुंचने लगीं, इसी के साथ शिक्षा का जो प्रचार प्रसार भी होने लगा। छपाई के प्रारंभ होने से कि न केवल आधुनिक ज्ञान का बल्कि पारंपरिक महाकाव्यों, पुराणों, संतों और महान दार्शनिकों की जीवनियों और अन्य धार्मिक साहित्यों का भी प्रसारण हुआ। प्रेस 19वीं शताब्दी में प्रेस का जब आगमन हुआ, तभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आधुनिकता का जो वाहक रहा वो प्रेस रहा। उसके माध्यम से ही बुकों की छपाई हुई और बुकों की छपाई होने से बुकें हर व्यक्तियों के पास धीरे धीरे पहुंचने लगीं, जिसके साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। छपाई के प्रारंभ होने से ही न केवल आधुनिकता का बल्कि पारंपरिक महाकाव्यों, पुराणों, संतों और महान दार्शनिकों की जीवनियों और अन्य धार्मिक साहित्यों को लोगों के जीवन तक पहुंचाने का सफल साधन रहा। के बाद संचार के साधन वे कौन थे? संचार के रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जैसे संचार माध्यमों ने भी साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। संचार के साधन कौन से हैं? संचार के साधन रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जैसे संचार माध्यमों ने भी साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। इनके माध्यम से साहित्य को व्यापक सफलता मिली। दर्शकों तक पहुंचाया जाने लगा। साहित्य जो था उसको दर्शकों तक पहुंचाया जाने लगा और नई नई साहित्यिक धाराओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाने लगा। आगमन, संचार के साधन। अब हम देखते हैं शिक्षा का विकास। शिक्षा के विकास से लोगों में जागरूकता बढ़ी, जिससे साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी और नई नई साहित्यिक प्रतिभाओं का उदय हुआ। क्या हुआ? शिक्षा के विकास से लोगों में जागरूकता बढ़ी, जिससे साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी और नई नई साहित्यिक प्रतिभाओं का उदय हुआ। औद्योगिकरण और शहरीकरण ने भी समाज में नए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो बदलाव थे वो देखे जा सकते हैं। जो
आधुनिकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साधन हम देखेंगे, अन्य भौतिक साधनों में यातायात के साधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास, दैनिक जीवन में बदलाव शामिल हैं। इन भौतिक साधनों ने हिंदी साहित्य को नई दिशाएं और इसे एक आधुनिक गतिशीलता प्रदान की। हम देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। विलियम वर्ड्सवर्थ 19वीं शताब्दी के प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि व आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। विलियम वर्ड्स कौन से सन में? विलियम वर्ड्स 19वीं शताब्दी के प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि व आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में 1770 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई। इनका पहला काव्य संग्रह जो था, पहला काव्य संग्रह कौन था? एन इविंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इनका जो पहला काव्य संग्रह क्या था? एन इविंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर से हम देख लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ 19वीं शताब्दी के प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में, स्वच्छंदतावादी कवि और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ इंग्लैंड में 1770 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुई। इनका पहला काव्य संग्रह जो है वे एन इविंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो कि 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका काव्य संग्रह कौन सा है? एन इविंग वॉक डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इनका जो पहला काव्य संग्रह कौन है? एन इविंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। इनका पहला काव्य संग्रह। काव्य भाषा सिद्धांत क्या हम देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भाषा को दो भागों में विभाजित किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भाषा को दो भागों में विभाजित किया है। तो उच्च भाषा जो श्रेष्ठ जन की भाषा थी और दूसरी जो थी साधारण भाषा जो कि साधारण जन की भाषा थी। विलियम वर्ड्स ने भाषा को कितने भागों में बांटा है? विलियम वर्ड्स ने भाषा को दो भागों में बांटा है। एक उच्च भाषा जो श्रेष्ठ जन की भाषा थी और साधारण भाषा जो साधारण जन की भाषा थी। उच्च भाषा यह श्रेष्ठ जन की भाषा होती थी। उच्च भाषा जो होती थी क्या होती? उच्च भाषा या श्रेष्ठ जन की भाषा होती थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति साधारण भाषा से ही होती है। साधारण भाषा जब धीरे धीरे बनावटी जटिल होती जाती, इससे भाषा यांत्रिक हो जाती और इसे ही उच्च भाषा नाम दे दिया जाता है। या क्या है? उच्च भाषा क्या है? यह श्रेष्ठ जन की भाषा होती। उच्च भाषा जो श्रेष्ठ जन की भाषा होती, लेकिन इसका जो उत्पत्ति होती है वे साधारण भाषा से ही होती है। साधारण भाषा धीरे धीरे बनावटी और जटिल होती जाती है। इससे भाषा तांत्रिक हो जाती और इसे उच्च भाषा नाम दे दिया जाता है। साधारण भाषा क्या है? साधारण भाषा यह साधारण जन की भाषा होती। साधारण भाषा साधारण जन की भाषा, उच्च भाषा श्रेष्ठ जन की भाषा। तो साधारण भाषा क्या है? साधारण भाषा साधारण जन की भाषा होती थी। यह आम जनता की बोलचाल की भाषा होती थी, जो गाँव में रहती थी, आम बोलचाल में प्रयुक्त होती थी। काव्य का प्रारंभ भी भाषा साधारण जन की भाषा होती, जो आम जनता की बोलचाल की भाषा होती, जो गाँव में आम बोलचाल में प्रयुक्त होती थी। काव्य का प्रारंभ भी सामान्य जन की भाषा से ही प्रारंभ होता है। काव्य का प्रारंभ किससे होता है? काव्य का प्रारंभ जो होता है वो सामान्य जन की भाषा से ही होता है, लेकिन साधारण भाषा धीरे धीरे बनावटी और जटिल होती जाती। साधारण भाषा जो होती धीरे धीरे बनावटी और जटिल होती जाती, फिर वहाँ उच्च भाषा का रूप ले लेती है। लेकिन समय के साथ यह उच्च भाषा दुर्बोध होती चली जाती। वर्ड्सवर्थ के समय में अलंकृत भाषा यांत्रिक अनुकरण हो रहा था। वर्ड्सवर्थ के समय में क्या हो रहा था? वर्ड्सवर्थ के समय में अलंकृत भाषा का यांत्रिक अनुकरण हो रहा था। इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने ग्रामीण सरल और साधारण भाषा के प्रयोगों पर बल दिया। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यताएं। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यताएं। काव्य भाषा के संबंध में वर्ड्सवर्थ की मान्यताएं क्या हैं? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जो वर्ड्सवर्थ की मान्यताएं हैं वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट, सच्चे होते हैं। ग्रामीण जीवन में
मनुष्य के जो भाव होते हैं वे सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, सच्चे होते हैं, प्रकृति के निरंतर संपर्क से विकसित होते हैं, इसीलिए उसमें सरलता, सहजता और सच्चाई और अपनापन दिखता है। ये कौन कहते हैं? ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट और सच्चे होते हैं। ये कौन कहते हैं? वर्ड्सवर्थ कहते हैं। ये तो एक रहा। और हम दूसरा, गद्य और पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता है। किसमें? इनका वर्ड्सवर्थ का मानना है कि गद्य और पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता है, इनकी भाषा एक जैसी होनी चाहिए। प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सरल था, उनकी भाषा उतनी ही सहज थी। उनका मानना है कि प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सरल था, प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सरल था, उनकी भाषा उतनी ही सहज थी। भाषिक कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की ही देन है। भाषिक कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की ही देन है। निष्कर्ष इस प्रकार वर्ड्सवर्थ का मत है कि कविता की भाषा गांव देहात की भाषा होना चाहिए। क्या होता है? उनका मानना है कि कविता की भाषा, वो निष्कर्ष अंत में यही कहना चाहते हैं कि इस प्रकार वर्ड्सवर्थ का मत है कि कविता की भाषा जो होनी चाहिए गांव देहात की भाषा होनी चाहिए, जो जन साधारण से जुड़ी होती है, उसमें कृत्रिमता और आडंबर नहीं होते हैं। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, सच्चे होते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों,